एवरीवन, आई एम डॉक्टर गरिमा साची। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आर्थराइटिस की सीरीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे बात करते हैं। ये काफी कॉमन डिसीज है। इसमें भी जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन, उनकी रेडनेस, उसमें स्वेलिंग आना, टेंडरनेस मतलब पेन होना और काफी ज्यादा सिवियर पेन होना, ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। ये एक क्रॉनिक डिसीज है और साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें 1% पॉपुलेशन ओवरऑल वर्ल्ड में इस डिसीज से सफर कर रही है। फीमेल्स में मेनली 40 to 50 इयर्स की फीमेल्स इस बीमारी से सफर करती हैं, जबकि मेल्स में थोड़ा ये लेट एज में होता है, आफ्टर 50 देखने मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ मेडिसिन्स बताएंगे जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्योर करने में, उसको ठीक करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना नहीं लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। चलिए अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो हर केस में जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो काफी कॉमन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, बट 25% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें अदर बॉडी पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट भी देखा गया है। अब कौन कौन से बॉडी पार्ट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जॉइंट्स की डिसीजेस और डिफॉर्मिटीज जानने के बाद। इरोजन हो सकता है जॉइंट्स में या बोन्स में, साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन मीन्स बोन्स का वियर एंड टियर होना, उसका टूटना, और इरोजन मीन्स उसमें छेद जो ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन होती है ना, उस टाइप से भी देखने मिलता है। तो बोन्स काफी हद तक वियर एंड टियर भी हो सकती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। साथ ही साथ फिंगर्स में भी डिफॉर्मिटी आ जाती है। ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, इसमें भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया है और डिफॉर्मिटी मीन्स आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसी भी उंगलियां हो जाती हैं। अब वो कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज हैं, हम उस बारे में बात करते हैं। और इम्पॉर्टेंट डिफॉर्मिटी है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने मिलती है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है बुचनियर डिफॉर्मिटी और बटन होल डिफॉर्मिटी। तो ये हाथ की हथेली है, इससे आगे यहां पर ये नकल के पास पहला इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट बनता है, जिसे प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं। उसके बाद ये आगे की तरफ ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट होता है यहां पर, जो कि फार्दर ज्वाइंट कहलाता है और फार्देस्ट कह सकते हैं। तो ये जो पहला ज्वाइंट है प्रॉक्सिमल वाला, ये हथेली की तरफ मुड़ जाएगी यहां से उंगली, और ये जो डिस्टल वाला है ये हथेली में पीछे की तरफ मुड़ेगी, जो बैक पोर्शन है उसकी तरफ मुड़ेगी। तो उंगली कुछ इस तरह से बैंड हो जाती है। तो जो प्रॉक्सिमल ज्वाइंट है वो हथेली की तरफ और जो डिस्टल ज्वाइंट है वो बैंड बैक अवे ऐसी हो जाएगी। इसे बटन होल डिफॉर्मिटी कहते हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये जस्ट ऑपोजिट है बटनियर डिफॉर्मिटी के। कैसे? तो ये हथेली से जैसे उंगली चल रही है, जो पहला प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट आएगा उसमें हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, वो पीछे की तरफ ज्यादा हो जाएगी, और जो डिस्टल वाला है वो बेंड आगे की तरफ होगा हथेली की तरफ। तो ये पोर्शन पीछे की तरफ ज्यादा हो जाएगा, उसमें हाइपर एक्सटेंशन देखने मिलेगा प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट पे, और डिस्टल वाले पे फ्लेक्शन देखने मिलता है। इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट है जो उस पे, वो पाम की तरफ ज्यादा झुकेगी। तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी इसलिए कहलाता है क्योंकि वो स्वान नेक जैसा दिखता है। तो ये दोनों कंडीशंस जस्ट ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है जेड थंब डिफॉर्मिटी। इसमें 3 कंडीशंस साथ में देखने मिलती हैं। एक तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, वो भी प्रॉक्सिमल वाला, वो हाइपर एक्सटेंडेड होगा, फिक्स्ड फ्लेक्शन होगा, और मेटाकार्पल्स होती है यहाँ पर उसमें, और फेलेंजियल ज्वाइंट उसके बीच में सबलक्सेशन होगा, तो वो एक जेड थंब अपीयरेंस देता है। तो इसीलिए इसे जेड थंब डिफॉर्मिटी
कहते हैं। लास्ट है आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। इसकी म्यूटिलेटिंग नेचर की वजह से इसे आर्थराइटिस म्यूटिलेंस भी कहते हैं। मीन्स इन्फ्लामेशन तो है ही, जॉइंट्स में स्वेलिंग आना, सूजन आना, इन्फ्लामेशन होना, रेडनेस होना, वो सब है। साथ ही साथ बोन्स में और जॉइंट्स में डिस्ट्रक्शन, इरोजन भी देखने मिलता है, सड़ना गलना देखने मिलता है हड्डियों का। इसकी सीवियरिटी की वजह से, इस सीवियर नेचर की वजह से, और ये लास्ट स्टेज पे होता है, इसकी वजह से इसे आर्थराइटिस म्यूटिलेंस भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी आता है। चलिए अब हम इसके जॉइंट्स के और बोन्स के सिम्टम्स समझते हैं। ये जो सारे अभी हमने आपको डिफॉर्मिटीज बताई, ये बाद में देखने मिलती हैं, लेकिन ये कंफर्म डायग्नोसिस है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पहचानने के लिए ऑब्जर्वेटरी सिम्टम्स हैं। अब हम इसके नॉर्मली सिम्टम्स देखते हैं जो पेशेंट्स कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने मिलता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन मतलब जो जॉइंट्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, उसमें सूजन आना, उसमें स्वेलिंग आना, उसकी वजह से बोन्स में भी डिफॉर्मिटी आना या इरोजन होना, उसका टूटना, वियर एंड टियर होना, और लॉस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ बोन, जो फंक्शनल मूवमेंट होते हैं बोन्स के, कि जैसे हैंड मूव करना है, ये रिस्ट मूवमेंट है, राइटिंग वर्क है फिंगर्स का, ये सारे मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। साथ ही साथ मल्टीपल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, उसे पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं। स्मॉल जॉइंट्स का अफेक्शन देखने मिल सकता है, जैसे फिंगर जॉइंट्स, दोनों हो सकते हैं, इंटरफेरेंजियल प्रॉक्सिमल वाला या डिस्टल वाला। साथ ही साथ बिग जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी है, नी जॉइंट्स का है, शोल्डर जॉइंट्स का है, सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो स्मॉल जॉइंट्स एज वेल एज लार्ज जॉइंट्स बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन इट। ये सिम्टम्स जो ऑस्टियो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस गाउट में काफी कॉमन थे, जो इन्फ्लेमेशन के 5 साइन थे, रेडनेस, हीट, सॉलेंट, टेंडर और साथ ही साथ स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, वो यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देखने मिलते हैं। तो ये जो स्टिफनेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है, वो मॉर्निंग एग्रावेशन है या प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी फेज के बाद ज्यादा देखने मिलती है। ये स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा है, और जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी करेगा पेशेंट, ये स्टिफनेस और साथ ही साथ पेन भी कम होगा, लेकिन जेंटल मूवमेंट से, प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज से भी स्टिफनेस और पेन बढ़ता है। तो एग्रावेटिंग फैक्टर मॉर्निंग है, ऑन वेकिंग है, साथ ही साथ प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस, लेकिन अमेलियोरेशन ऑन जेंटल मूवमेंट्स। और ये बॉडी में सिमेट्रिकल अफेक्शन देता है लेटर स्टेज में। स्टार्टिंग में हो सकता है एक तरफ राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड बॉडी इन्वॉल्व हो, लेटर ऑन दोनों तरफ की बॉडी के सिमेट्रिकल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि जॉइंट्स के अलावा और कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज स्किन। तो स्किन में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी स्पेशली बोनी प्रोमिनेंसेस पे, जैसे कि एल्बो, ये बोनी प्रोमिनेंस है। तो इस जगह पर हील्स पे, नकल्स पे, और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजरी हो गई किसी पार्ट पे, तो वहां पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और 30% पॉपुलेशन जो कि आरए से सफर कर रही है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, उन 30% लोगों में स्किन का अफेक्शन देखने मिलता है। वेस्क्यूलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स देखने मिलता है। एरिदिमा नोडोसम मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ फैट सेल्स देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं गठाने देखने मिलती हैं, और साथ ही साथ ये फ्यू mm, जरा सी छोटी सी गठान से लेकर सेंटीमीटर बड़ी बड़ी गठान तक भी देखने मिलती हैं। इसके साथ साथ जो फिंगर्स की स्किन होती है उसमें एट्रोफी होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, और साथ ही साथ डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा मीन्स पैची हेयर लॉस, बाल्डनेस मतलब गंजापन भी देखने मिल सकता है। इसके अलावा जब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो लंग्स में नोड्यूल्स का बनना, लंग्स में फाइब्रोसिस का होना, या फिर पानी भरना जो कॉमन भाषा में कहलाता है, दैट इज
प्लूरल इफ्यूजन वो भी देखने मिलता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है और काफी सिवियरिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है। इसकी वजह से एमआई मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, एलवीएफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन भी देखने मिल सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स जो क्लॉट्स हैं उनका भी फॉर्मेशन होके कहीं कहीं पर बन जाना या फिर अटक जाना मीन्स कहीं पर भी डिपॉजिट हो जाना वो भी देखा गया है। और साथ ही साथ हार्ट में ब्लॉकेज भी हो जाते हैं इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, ये हार्ट को भी इन्वॉल्व किए हुए हैं। साथ ही साथ ब्लड का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो एनीमिया मीन्स खून की कमी WBCs के काउंट को भी लो कर सकता है और प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है। इसका अफेक्शन किडनी में भी देखा गया है कि रीनल अमाइलॉइडोसिस दैट इज एबनॉर्मल प्रोटीन का बनना, रीनल अमाइलॉइडोसिस तो किडनीज का इन्वॉल्वमेंट भी करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आइज का इन्वॉल्वमेंट तो केराटोकंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवा और साथ ही साथ कॉर्निया उसका इन्फ्लेमेशन करवाना और ड्राई आई सिंड्रोम भी कहलाता है। मीन्स आंखें जो होती हैं उसमें लेक्राइमेशन बंद हो जाता है, ड्राई आई सिंड्रोम होता है, विजन को भी अफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ लिवर का अफेक्शन कर सकता है, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस फॉर्म करता है। न्यूरोलॉजिकल कर सकता है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम बनता है, मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से रिस्ट में स्वेलिंग होने की वजह से, तो रिस्ट में स्वेलिंग होगी तो मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें जो थंब और फिंगर्स है उसमें नंबनेस आने लगती है। और साथ ही साथ माइलोपैथी मींस डिसीजेस ऑफ मसल्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। कैंसर के लिए भी ये रिस्क फैक्टर बनती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। टीथ में पेरियोडोंटाइटिस का फॉर्मेशन करता है, मींस इन्फ्लेमेशन अराउंड द टीथ, टीथ के आसपास जो टिश्यूज हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होना और उस वजह से टूथ का लॉस होना, ऐसा भी देखा गया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक फटीग, लो ग्रेड फीवर, मैलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट और लॉस ऑफ वेट। चलिए अब हम इसके कॉजेस की बात करते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज है, तो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से देखा गया है कि बोन्स में डिस्ट्रक्शन, इरोजन हो रहा है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फॉर्मेशन इस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। साथ ही साथ जेनेटिक फैमिलियल हिस्ट्री में उसमें रिस्क फैक्टर बनता है, 3 to 5 टाइम्स इंक्रीज रिस्क फैक्टर हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैमिलियल हिस्ट्री की परिवार में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। एनवायरमेंटल में स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है, साथ ही साथ सिलिका का एक्सपोजर है, इस वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो एक्सरे काफी कॉमन है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग और बोनी इरोजन्स और बोनी डिफेक्ट्स देखने मिल सकते हैं। MRI है, अल्ट्रासाउंड है, साथ ही साथ कलर डॉपलर करवाया जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशंस को जानने के लिए, उसकी डिग्री जानने के लिए। और साथ ही साथ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें RA फैक्टर बोले या RF फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो फैक्टर है उसे देखा जाता है जो कि पॉजिटिव होता है, लेकिन ये फर्स्ट 5 इयर्स में नेगेटिव भी देखने मिल सकता है, फॉल्स नेगेटिव कहलाता है। और साथ ही साथ ACPA मीन्स एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज, इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, इसका टेस्ट करवाया जाता है। और यदि ये पॉजिटिव है और RA फैक्टर नेगेटिव है तो उसके बावजूद भी RF या RA पॉजिटिव पेशेंट कहलाता है। मोस्ट कॉमन टेस्ट इज NTCCP दैट इज एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन टेस्ट, तो ये भी पॉजिटिव देखने मिलता है। इसके अलावा ESR हो गया, C रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज ANA, इनका टेस्ट भी करवाया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। चलिए अब हम
क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इसमें पॉइंट वैल्यू है 0 to 10। तो इसमें स्मॉल जॉइंट्स और लार्ज जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो स्मॉल जॉइंट्स क्या है और लार्ज जॉइंट्स क्या है, पहले हम ये जानते हैं। तो स्मॉल जॉइंट्स मतलब मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, साथ ही साथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट, चाहे वो थंब का हो या बाकी 4 फिंगर्स का, वो सभी आएंगे। साथ ही साथ मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट मींस पैरों के जो जॉइंट्स हैं उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो स्मॉल जॉइंट के अंदर आएंगे। और साथ ही साथ रिस्ट जॉइंट। अब लार्ज जॉइंट्स क्या है, तो शोल्डर, एल्बो, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स। तो यदि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एक लार्ज जॉइंट का तो 0 वैल्यू है, मींस वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की क्राइटेरिया में 0 पॉइंट लेता है, मतलब उससे काफी हद तक फिर भी सिक्योर्ड है। 2 से 10 लार्ज जॉइंट यदि इन्वॉल्व होते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है। यदि 1 से 3 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व है लेकिन लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व हो या ना हो तब भी 2 पॉइंट्स देते हैं। और 3 पॉइंट्स में भी लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन 4 से 10 स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। और जब 10 जॉइंट्स इन्वॉल्व है और साथ ही साथ एक स्मॉल जॉइंट कंपल्सरली इन्वॉल्व है तो 5+ पॉइंट्स रहते हैं। लो आरएफ और लो एसीपीए पॉजिटिव भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। तो हाई होने पे श्योर डायग्नोसिस है कि पेशेंट हाईली आरएफ पॉजिटिव है। एक्यूट ये तब होगा जब 6 हफ्ते के अंदर की डिसीज है और इसमें ईएसआर सीआरपी रेज्ड मिलेगा। और यदि ये 6 महीने के ऊपर की बीमारी है तो ये क्रॉनिक आरए या आरएफ पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं। मैनेजमेंट में मॉडरेट एक्सरसाइज कंपल्सरली करनी जानी चाहिए क्योंकि ये मेंटेन करता है मसल्स की स्ट्रेंथ को। तो एक्सरसाइज बट मॉडरेट लेवल पर, उसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें और ना ही बहुत प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिव फेज में रहें। चलिए अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज, केस और मेडिसिन की बात करते हैं। इसका जो होम्योपैथिक कॉज है वो है ऑटो इम्यूनिटी मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड सेल्फ ब्लेमिंग, खुद को हर चीज के लिए दोष देना। उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस अक्सर देखा जाता है। चलिए अब हम अपने एक होम्योपैथिक केस के द्वारा जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होम्योपैथी द्वारा भी क्योरेबल है। एक पेशेंट जिनकी एज 49 इयर्स थी, मेल पेशेंट थे, जब क्लिनिक आए थे तो उनके जो इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स थी, उंगलियों के जॉइंट्स में काफी सिवियर पेन रहता था। रेड थे, इन्फ्लेम थे, सॉलन थे, स्टिफनेस थी, सॉन नेक डिफॉर्मिटी थी उनकी हाथ की उंगलियों में, क्रैम्प लाइक पेन था। साथ ही साथ नी जॉइंट्स में भी काफी पेन था। ऐसा लगता था जैसे बोरिंग टाइप ऑफ पेन हो, जैसे कोई उसे खोद रहा है। उसके साथ साथ उनकी जो फिजिकल कंप्लेंट्स थी वो स्लीपलेसनेस थी, काफी दिनों से वो ढंग से सोए नहीं, हॉट थे, थर्स्टी थे। मेंटल जनरल्स में डिस्गस्ट ऑफ लाइफ था, वो जीना नहीं चाहते थे। बिजनेस में काफी लॉस हो गया था, उनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया हुआ था और उन्हें उसके बाद से खुद में वर्थलेस फीलिंग आ गई थी। सारा कॉज उनका बिजनेस लॉस था। ड्यूटी बाउंडेड पर्सन थे, वर्कोहलिक थे, काम बहुत अति में करते थे और सारा काम टाइम टू टाइम और परफेक्ट था। लेकिन जो बिजनेस में लॉस हुआ उसमें उन्हें पार्टनर की गलती नहीं लगी, खुद की गलती लगी कि मेरे कारण ऐसा हुआ है, मैंने गलत किया है, मैंने विश्वास किया इसलिए मुझे धोखा मिला, बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। तो खुद को ही सारा ब्लेम करना और साथ ही साथ सुसाइडल थॉट्स भी काफी ज्यादा थे उनके दिमाग में। सुसाइड के बारे में सिर्फ सोचा नहीं था, इवन उन्होंने अटेम्प्ट भी किया था। रिलीजियस मेनिया भी था, भगवान की भक्ति में बहुत अति में लीन थे और उन्हें हमेशा ये लगता था कि मैंने जैसे अपनी ड्यूटी निग्लेक्ट कर दी है, मैंने बराबर से अपना काम नहीं किया। बहुत ओवर सेंसिटिव पर्सन थे, कॉन्ट्राडिक्शन भी उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग विल कॉन्स्टिट्यूशन थे। फिर भी बिजनेस लॉस को वो सह नहीं पाए। उन्हें लगा कि मैंने अपनी ड्यूटी बराबर नहीं की और ड्यूटी बराबर ना होने की वजह से उन्हें उस चीज का गिल्ट था बहुत ज्यादा। रूब्रिक लिए गए सुसाइडल डिस्पोजिशन एंड
delusion, he neglects his duty and deserves reproach, and इस बेस पे Oramet 200 मेडिसिन दी गई और साथ ही साथ विद इन 8 मंथ पीरियड ऑफ टाइम 80% इम्प्रूवमेंट आ गया उनके फॉलोअप में। तो जो ये डिफॉर्मिटीज हैं वो भी काफी हद तक नॉर्मल हो गई Oramet 200 से। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्योर करने में। सबसे पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो इसमें फिंगर टिप्स जो होती है वो काफी नम होती है, ऐसा लगता है जैसे सुन्न पड़ गई हैं। पैरालाइज्ड फीलिंग होती है आर्म्स पे, हॉट सॉलन जॉइंट्स होंगे, चाहे वो फिंगर्स के हो, आर्म्स के हो, किसी भी चीज के, ऐसा लगता है जैसे उंगलियां टूट के गिर जाएंगी। इसके साथ साथ जब पेशेंट का हम मेंटल नेचर देखेंगे तो काफी रेस्टलेस होगा, चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में कांस्टेंट चलते रहते हैं, और साथ ही साथ वो जब सुसाइडल का रहता है तो वो वांट्स टू ड्राउन हिमसेल्फ, अपने आप को नदी में या पानी में डुबो के मारना चाहता है, और एक्सट्रीमली रेस्टलेस होगा और कांस्टेंट पोजीशन चेंज करेगा। फिजिकल रेस्टलेसनेस होगी, मेंटल रेस्टलेसनेस नहीं होती है, और जरा जरा सी बातों में काफी परेशान हो जाना, यील्डिंग डिस्पोजिशन, किसी को किसी काम के लिए मना नहीं कर पाना, और उसे लगता है कि उसे जहर दे दिया गया है या कोई जहर दे देगा, इस चीज का कांस्टेंट डर होना। ऐसे केसेस में रस्टॉक्स काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया। तो उसमें ऐसा लगता है कि फिंगर्स हैं जो वो टूट के गिर जाएंगी, काफी सॉलन होती हैं और साथ ही साथ पेनफुल ऑन टच। इसके अलावा जैसे कि आर्म्स भी हैं, मतलब जो उसका हाथ है वो सिंक कर रहा है, इस टाइप का सेंसेशन होता है, लिफ्ट नहीं कर सकता है, राइटिंग में बहुत दिक्कत होती है, फिंगर्स जो होती हैं वो मूव नहीं होती अंदर की तरफ, ऐसे मुड़ती नहीं है, तो राइटिंग नहीं कर सकता, कोई चीज सामान को होल्ड नहीं कर सकता, होल्डिंग प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसका जो मेंटल नेचर है तो फियर ऑफ पावर्टी, इसे गरीबी का डर है, बिजनेस के अलावा कोई और बात करता ही नहीं है पेशेंट, डिलीरियम रहता है कि मुझे घर जाना है, मैं कहीं बाहर हूं, मुझे घर जाना है, वांट्स टू गो होम, कंटिन्यूअस बड़बड़ करना, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे यहां नहीं रहना है, और सारा थॉट प्रोसेस सिर्फ बिजनेस और बिजनेस की बातें, उसका लॉस या फिर जो भी है वो काम के बारे में ही बातें होंगी, और साथ ही साथ उसका जो है सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों के आसपास ही घूमती है। ऐसे केसेस में ब्रायोनिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो इससे लगता है जो आर्म्स हैं, जो हाथ हैं, वो काफी हैवी लिम्स हैं और काफी ज्यादा लार्ज हो गए हैं। रिस्ट जॉइंट जो है वो स्प्रेन्ड फीलिंग होता है, जैसे कि लचक गया है, पेन गिरने लगता है उसके हाथ से अननोटिस्ड, मतलब उसे पता भी नहीं चलता, वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि उसके हाथों से सामान गिर रहा है। ट्विचिंग होती है फिंगर्स ड्यूरिंग राइटिंग, जैसे ही लिखेगा वो तो उसके हाथों में ट्विचिंग होगी। अब इसका मेंटल नेचर देखें तो अकेले रहने से डर लगता है, हार्ड ऑन इंफीरियर एंड सॉफ्ट विथ सुपीरियर। उसके अलावा उसे ब्रेक डाउन का फियर है कि कहीं कुछ चीजें स्ट्रेस ना आ जाए उसकी लाइफ में, वो ना टूट जाए, उसको एकदम से गरीबी ना आ जाए, उसके जो परिवार वाले हैं वो छोड़कर ना चले जाएं, और साथ ही साथ ही लुक्स ओल्डर देन ही इज, प्री मैच्योर ओल्ड दिखेगा। तो ऐसे केसेस में लाइकोपोडियम काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली कार। तो इसमें टीयरिंग टाइप पेन होगा शोल्डर से लेकर रिस्ट तक, तो पूरी आर्म में ऐसा पेन होगा जैसे सब कुछ फट रहा है, साथ ही साथ क्रैम्प्स रहेगा फिंगर्स पे, और बर्निंग सेंसेशन रहेगा हाथों की उंगलियों में, जैसे कि सब कुछ जल रहा है। इसका मेंटल नेचर देखें तो एंटागोनिज्म विथ हर सेल्फ, खुद में ही उसका एंटागोनिज्म चलता रहेगा कि मैं ये करूं या ना करूं, या कोई डिसीजन लिया है तो अगेंस्ट उसका देख लेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, फिर वापस उसके अगेंस्ट जाएगा, खुद ही में कॉन्ट्राडिक्ट करता रहेगा। क्वारलसम बहुत है, हर किसी से लड़ लेगा, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन अदर्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहता है, खुद को भी कंट्रोल करता है कि मुझे ये नहीं करना, बहुत स्ट्रांगली अवॉइड करना, लेकिन फिर एंटागोनिज्म की वजह से वही काम करना। साथ ही साथ ऐसा लगता है जैसे बैट सिंक कर रहा है, और बहुत डॉगमेटिक है, डिक्टेटोरियल है,
यदि पेशेंट तो काली काब रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्योर करने में हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है कैलकेरिया काब। तो इसमें रिस्ट में स्प्रेन फीलिंग होगी, पैरालिटिक फीलिंग होगी, फिंगर जॉइंट्स बहुत ज्यादा सॉलन होंगे, डार्टिंग टाइप का पेन होगा और साथ ही साथ ऑकवर्डनेस, हाथ से चीजें फिसल फिसल कर गिरेंगी, वियरीनेस, जैसे कोई जान ही नहीं है हाथ में, ऐसा लगता है। अब इसका जो मेंटल जनरल है तो इसे डर है, डिल्यूजन है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इसकी डिजायर है मैग्नेटाइज्ड कि कोई इसे ऐसा टच करते रहे, सहलाता रहे, इसे बहुत अच्छा लगता है। और अपनी कंप्लेंट्स नरेट करते करते मुंह पे किसी के भी स्पिट कर देना, मतलब थूक देना, इस टाइप का है। साथ ही साथ नीड सपोर्ट है और हॉरिबल थिंग्स इसे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। किसी भी सपोर्ट के बिना ये कोई काम नहीं कर सकता है। तो इन केसेस में कैलकेरिया कार्ब काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। आप सभी से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की परमिशन के बिना, डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं हो सकती हैं। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। और हमारी क्लिनिक का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।